नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। और इस वक्त आज हम एक बड़ी खबर की बात करने वाले हैं। बड़ी खबर क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट में बहुत जल्द बहुत कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन ये बहुत जल्द बहुत कुछ बड़ा क्या है? हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान की, और ईरान पर सैंक्शंस फिर से लगने वाले हैं इस चौंकाने वाली खबर की, क्योंकि यूएन में वोटिंग हुई और वोटिंग में जितने वोट चाहिए थे वो नहीं मिल पाए। लेकिन हुआ क्या और ईरान अब क्या करने वाला है? रूस और चीन ने साथ दिया कि नहीं दिया? इन सभी मसलों पर बात करने वाले मेरे सहयोगी आनंद प्रजापति मेरे साथ मौजूद हैं। सीधे उनके पास चलते हैं, समझते हैं हुआ क्या है। आनंद। बिल्कुल, देखिए, ईरान जिस तरीके से माहौल क्रिएट किया था कि स्नैपबैक मैकेनिज़्म जो है वो ख़त्म हो जाएगा और सारे उसके तहत सारे प्रतिबंध भी हट जाएंगे और एक तरीके से फिर से ईरान और मजबूत तरीके से ईरान बनेगा। जो ईरान के सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह अली खामनेई, जो अब सपने सजोए थे, लेकिन वो ईरान में जो यूएन में जो है पानी फेर दिया 3 देशों ने। E3 दरअसल E3 जो प्रस्ताव लेकर के आया था वो प्रस्ताव पर एक तरीके से मुहर लग गई है और एक तरीके से विजयी घोषित कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि दरअसल यूएन असेंबली में E3 के जो 3 देश हैं, यूके, फ्रांस और जर्मनी, ये लेके आए थे इनके खिलाफ प्रस्ताव। क्यों? क्योंकि 18 अक्टूबर को स्नैपबैक सैंक्शन जो है वो खत्म हो रही थी। उसके पहले ये 3 देश यूएन में लेके आते हैं प्रस्ताव और कहते हैं कि ईरान जो है IAEA के साथ मिलकर के काम नहीं कर रहा है और ये एक तरीके से उल्लंघन कर रहा है इस जो दस्तावेज पर 2015 में हस्ताक्षर हुए थे वो मान नहीं रहा है ईरान। उसको लेकर के प्रस्ताव आया था जिसके खिलाफ वोटिंग भी हुई, जिसमें 4 वोट ईरान के समर्थन में पड़ा है। और 4 वोट ईरान के समर्थन में किस-किस का? बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन इसमें 2 देश तो सब जान रहे हैं कि रूस चीन तो होंगे ही, लेकिन मतलब इसमें साथ दिया है। बिल्कुल साथ दिया है, समर्थन में वोट किया है। लेकिन जो 2 देश और आए हैं उसमें एक है पाकिस्तान और एक जो देश है वो बहुत चौंकाने वाला है, अफ्रीका का वो देश है। उस देश ने क्या किया है, ईरान के समर्थन में वोट किया है, लेकिन 9 जो वोट पड़े हैं वो ईरान के खिलाफ पड़े हैं। मतलब ईरान के खिलाफ पर वोट पड़े हैं, जिसके ये जो प्रस्ताव था एक तरीके से ईरान के हार मानकर ये भी कह सकते हैं कि ईरान की एक तरीके से यूएन में हार हो गई है और ये फिर से जो स्नैपबैक मैकेनिज्म है वो फिर से लागू हो सकता है। 6 से 7 दिन की अभी मोहलत है, उस पर फिर से बातचीत हो सकती है कि क्या ईरान फिर से बातचीत करके इस स्नैपबैक मैकेनिज्म को लागू जो होने वाला है वो रोक सकता है या नहीं रोक सकता है। ये 6 से 7 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन ये एक तरीके से जो प्रस्ताव आया था, वोटिंग हुई थे, इससे बहुत कम संभावनाएं हैं कि ईरान के समर्थन में बातचीत हो। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, मैं थोड़ा सा पहले JCPOA के बारे में बता देता हूँ। JCPOA 18 अक्टूबर 2015 को साइन हुआ था। इसमें अमेरिका भी था, फ्रांस भी था, जर्मनी भी था, ब्रिटेन भी था, ईरान तो था ही, उसी के लिए साइन हुआ था। इसके अलावा रूस और चीन भी थे। कुल मिलाकर 7 लोग इसमें थे। इसमें से अमेरिका पहले बाहर हो चुका है, उसने कहा कि मैं इसको नहीं मानता, 2018 में वो अलग हो चुका है। JCPOA की मियाद जो थी वो 10 साल की थी और 18 अक्टूबर 2025 को ये मियाद पूरी हो रही है। अगर इस मियाद को पूरा हो ऐसी स्थिति में ही मियाद पूरी हो जाती तो ईरान के लिए बहुत आसानी होती, उसके ऊपर से सारे प्रतिबंध हट जाते। और ये तारीख नज़दीक आने के चलते ही E3 देश जो हैं उन्होंने ये प्रस्ताव यूएन में लेकर आए कि ऐसा ना हो कि तारीख निकल जाए और ईरान जो है वो इससे छूट जाए और वहाँ पर वो परमाणु हथियार बना ले। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फ्रांस और ब्रिटेन के साथ जर्मनी का जो प्रस्ताव आया था, इसका विरोध पहले भी चीन और रूस की तरफ से कर दिया गया। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो सैंक्शंस की बात हो रही है कि लागू हो जाएंगे, ये सैंक्शंस से ईरान के ऊपर कितना असर पड़ेगा और क्या क्या इसका कारण क्या है कि इसके पीछे क्या चीज़ें प्रभावित होंगी ईरान? दरअसल देखिए, जो स्नैपबैक सैंक्शन है इससे पहले समझिए कि ये है क्या। दरअसल इस प्रस्ताव में ये दिया गया था कि ईरान की जो तेल निर्यात है वो तेल निर्यात पर रोक लगेगा। दूसरा, वित्तीय लेन देन पर प्रतिबंध है। तीसरा जो है, हथियार जो है आयात निर्यात नहीं कर सकता ईरान। और चौथा जो है, एक तरीके से जिस पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर ट्रेड बैन है और IAEA का पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसा कि अभी हम लोग बहुत सारी खबरों में, बहुत सारी वीडियो में हम लोग बता सकते हैं कि IAEA के जो वहाँ पर निरीक्षण पहुँचे हुए हैं, निरीक्षण करने के लिए जो ईरान के परमाणु ठिकाने हैं
जहाँ पर उनके कार्यक्रम पर न्यूक्लियर प्रोग्राम जहाँ चल रहे हैं वहाँ पर आईएईए निरीक्षण करने के लिए जा रहा है, लेकिन अभी पूरी तरीके से निरीक्षण की अनुमति ईरान की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन अब इसी अनुमति को लेकर के ये जो E3 देश है इसी को लेकर के प्रस्ताव आए थे और यही प्रस्ताव साबित भी हुआ, क्योंकि आईएईए भी कई बार ईरान पर आरोप लगा चुका है। और जब 12 दिन की एक तरीके से इजराइल हमला किया था और अमेरिका ने हमला किया था ईरान पर, उस समय भी ये बात देखी गई थी कि ईरान जो है आईएईए पर खिलाफ बयान दिया था और बताया था आईएईए के जो चीफ हैं ग्रॉसी, उन्होंने बोला था कि ईरान जो है वो 6 परमाणु बम बना सकता है, बहुत सारे यूरेनियम वो जुटा चुके हैं। तो इन सब को देखते हुए ये हार हुई है यूएन में ईरान की। और जो बात हम लोग का, आपने जो 2015 की बात बताई कि ईरान क्यों हुआ, क्यों प्रतिबंध लगे, तो कुल जमा देखिए अगर स्नैपबैक सैंक्शन फिर से लागू होता है तो ईरान पर यही सारे फिर से जो 2015 में हस्ताक्षर किया था ईरान, उसको फिर से फॉलो करना पड़ेगा और हो सकता है कि ये फिर से 10 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो क्या फिर ईरान जो 10 साल से पीछे अपने देश को देखा है, इकोनॉमी पे तो असर है अच्छा खासा। देखिए उसकी इकोनॉमी पर बहुत इसका प्रभाव रहा है, इकोनॉमी पर विपरीत असर है। अच्छा खासा असर का मतलब विपरीत असर हुआ है। एक चीज़ आपको और बताएं कि इसमें रूस और चाइना जो हैं वो ये इनवैलिड बता रहे हैं, वॉइड बता रहे हैं इनसे कि ये आप सैंक्शंस जो है ये इनवैलिड है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये इसका उल्लंघन किया जा रहा है, जो डील हुई थी उसका उल्लंघन हो रहा है। और एक चीज़ और कि असर तो पड़ेगा क्योंकि पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा, लेकिन रूस और चीन जो हैं उन दोनों ने साफ कर दिया है कि हम अपना बिजनेस ईरान के साथ बदस्तूर जारी रखेंगे। ये एक बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात ये है कि देखिए उत्तर कोरिया तो साथ में था ही ईरान के, अब दक्षिण कोरिया भी जो है कि साथ में आया, क्योंकि ये जो प्रस्ताव पर वोटिंग हुई थी, ये चारों जो देश जो दिए थे, चीन, रूस, पाकिस्तान और अल्जीरिया, ये किसके प्रस्ताव पर दिए थे? दक्षिण कोरिया के प्रस्ताव पर। तो कहीं ना कहीं अब उत्तर कोरिया के साथ साथ दक्षिण कोरिया भी साथ में आ रहा है ईरान के। तो ईरान के लिए कहीं ना कहीं ये तो अच्छा साबित होगा, लेकिन 6 से 7 दिन में क्या होने वाला है यूएन में, और क्या आईएईए भी ईरान के समर्थन में कुछ बात करेगा कि नहीं करेगा, ये आने वाली बात होगी। लेकिन बातचीत की कोशिश शुरू की जाए, मतलब कुल मिलाकर एक खबर ये भी है कि अब ये जो तनातनी वाली स्थिति आ गई है और सितंबर का आखिर, तो आज हम अगर बैठे हैं तो सितंबर के आखिर में दिन कितने बचे? 10 दिन बचे। बिल्कुल, बिल्कुल। और 10 दिन के अंदर ही कुछ होता है तो ठीक है। बिल्कुल हाँ, क्योंकि यूएन को भी 18 अक्टूबर की डेट याद है, क्योंकि 18 अक्टूबर तक जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसा मतलब माना जाता है कि वो फिर से वो अपने आप क्या होगा कि वो लागू हो जाएगा ईरान पर। नहीं, बेसिकली प्रतिबंध तो लागू हो जाएगा आनंद, लेकिन एक चीज़ और है कि रूस की तरफ से इस बीच ये कोशिश या पेशकश की गई थी कि ये जो है 18 अक्टूबर 2025 की तारीख, इसको 6 महीने एक्सटेंड कर लो। हाँ, बिल्कुल, मतलब आईएईए से थोड़ी बातचीत बन जान दो और 6 महीने एक्सटेंड कर लो। बिल्कुल, लेकिन वो डील क्या होता है कि वो बातचीत सफल नहीं हो पाती है, और इस कारण से इस तरीके से E3 जो है, मतलब E3 ने जल्दबाजी दिखाई, उसको लग रहा था कि 18 अक्टूबर की तारीख निकल गई तो मामला हाथ से निकल जाएगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं रूस चीन तो साथ में है, लेकिन अब ईरान में जो दो फाड़ हो रही है ये सबसे बड़ी बात है। दो फाड़ कैसे हो रही है? क्योंकि देखिए वहां पर 2 गुट है। पहले तो जो पहला गुट है जो कट्टरवादी है ईरान के पक्ष में, क्योंकि ये प्रस्ताव पर आयतुल्लाह अली खामनेई जो है वो इस प्रस्ताव को नहीं मानते और कोई भी प्रस्ताव पर वो कोई भी प्रस्ताव पर बातचीत करने के लिए नहीं राजी हैं। बहुत अमेरिका और ईरान की जो डील चल रही थी उस पर भी वो राजी नहीं थे, लेकिन कई सारी मजबूरी थी, ईरान की अर्थव्यवस्था गिर रही थी, इस कारण से वो बातचीत शुरू हुई। लेकिन अभी इस प्रस्ताव को लेकर के जो यूएन में हुआ है, इस प्रस्ताव पर आयतुल्लाह अली खामनेई का कोई भी मतलब सहमति नहीं है। एक तरीके से वो एकदम इसको नकार रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो है वो विपक्ष जो है, ईरान की जो विपक्षी पार्टी है वो क्या कर रहा है, आयतुल्लाह को एक तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि 89 से सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामनेई, वहाँ पर गद्दी संभाल रहे हैं अभी तक 2025 तक। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर विपक्ष जो है बहुत सारी खामियां वहाँ पर गिना रहा है कि आयतुल्लाह अली खामनेई का जो सत्ता है, जो IRGC एक तरीके से पूरा समर्थन करता है, उन्हीं के चलता है, उन्हीं की बनाई हुई विपक्ष क्या कर रहा है कि वो सत्ता से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि आपको याद होगा जब 1979 में जब ईरान क्रांति हुई थी तो उस समय भी विपक्ष एक तरीके से खुमैनी थे, तब जो सत्ता पक्ष में थे उनको जाना पड़ा था पहलवी को। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी वही चाहता है कि 79 वाला मामला जो है कि ये
नहीं इस तो वो पर हो जाए। बेसिकली ईरान की राजगद्दी पर जो थे वही विपक्ष में है बेसिकली। बिल्कुल, हाँ। और ये अभी 12 दिन का जब युद्ध हुआ था तब भी तो बार बार इसी बात को हवा दी जा रही थी। अमेरिका या इजराइल कह रहा था कि भाई वहां पर सत्ता परिवर्तन हो जाए, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो खेल बिगड़ जाएगा। लेकिन या ऐसा खेल कुछ बदल होने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान जो है और सुप्रीम लीडर जो है अयातुल्लाह अली खामनेई, बहुत भारी संख्या में उनके समर्थक है ईरान में। तो वो दुनिया में, पूरी बिल्कुल, दुनिया पूरी में उनके दुनिया में। समर्थक लेकिन अगर ईरान की सत्ता की अगर बात की जाए, जिससे उनकी सत्ता टिकी हुई है, तो उसे अगर उसके मद्देनजर अगर बात की जाए तो ईरान में जो सुप्रीम लीडर है उनको हिलाना बहुत मुश्किल है, अयातुल्लाह अली खामनेई को। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और है आनंद कि ये कह रहे हैं कि परमाणु अप्रसार संधि मतलब एनपीटी जो है हाँ। ये एक धमकी भी दी जा रही है ईरान की बिल्कुल। तरफ से कि हम बाहर निकल जाएंगे, फिर बिल्कुल, हमसे मत हाँ। बोलना। इस पर दरअसल क्या हुआ है कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, उनका बयान आता है इसी प्रस्ताव को लेकर। कहते हैं कि स्नैपबैक हम नहीं रोक सके, और वे नेतांज और फोर्दो जो उनका ठिकाना न्यूक्लियर है प्लांट, हाँ। वो नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे लोग इस पर दोबारा बातचीत करने के लिए तैयार हैं, जो हम लोग बात कर रहे थे 6 से 7 दिन अच्छा, वाली। ये भी एक और भरोसा कर रहे हैं कि हम डेवलप भी कर लेंगे। डेवलप भी कर लेंगे। और आईएईए के साथ हम लोग ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई बातचीत, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं लगातार और सहयोग भी कर रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे ठिकाने हैं जहाँ पर उनको निरीक्षण के लिए अभी रोका गया है, अनुमति नहीं दी गई है। दूसरी बात, ईरान ने इस जो आपने अभी जिक्र किया एनपीटी का, हाँ। उससे बाहर निकलने की भी धमकी दी गई है, जिस पर विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का भी बयान आता है, और वो इस प्रस्ताव को गैरकानूनी भी साबित एक तरीके से ठहराते हैं। ये जो स्नैपबैक मैकेनिज्म E3 देश जो लाए थे। बिल्कुल। अब इस पर देखिए क्या होता है कि जो चीन है और रूस है, इस वोटिंग के समर्थन में तो वोट कर दिए, लेकिन अभी भी वो चाहते हैं कि ईरान जो मुसीबत में अभी है, क्योंकि उसको साथ दिया जाए, और क्योंकि ईरान के साथ रूस और चीन के जो व्यापार हैं वो लगातार जारी हैं, आप सबको पता है। और वो जारी रखने के लिए, क्योंकि अब दोबारा जब लागू होगा स्नैपबैक सैंक्शन, तो उसमें क्या होगा कि अमेरिका भी कुछ इंटरफेयर कर सकता है। और क्योंकि अमेरिका अभी कुछ दिन पहले ही बहुत सारे प्रतिबंध अलग से नए तरीके से लगा के रखे हैं, तो कहीं ना कहीं ईरान के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है, जिसको लेकर के रूस चीन जो है वो समर्थन में है, और एक तरीके से पूरे देश से कह भी रहे हैं कि भाई ईरान के समर्थन में आप आइए, जैसे कि दक्षिण कोरिया नहीं। लेकिन एक चीज़ है, देखिए अब सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने अब ये कह दिया कि एनपीटी से हम बाहर निकल जाएंगे। एनपीटी से बाहर निकल जाएंगे तो आईएईए को सहयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनाया जा सकेगा, तो प्रेशर नहीं बनाया जा सकेगा। आईएईए अगर मुआयना नहीं करेगा तो वो फिर अपने हिसाब से चीज़ें कर सकता है, और ईरान बार बार ये करता है। लेकिन एक चीज़ और है कि ईरान अभी भी आईएईए को सहयोग तो देने के लिए बात कर ही रहा है कि हम सहयोग देने के लिए तैयार है। ईरान अभी भी ये कह रहा है कि हम कोई वेपन नहीं बना रहे। ईरान अभी भी कह रहा है कि हमारी परमाणु ज़रूरतें हैं, इसके लिए हम प्रोग्राम चलाते रहेंगे। तो ईरान की तरफ से ये चीज़ें कही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं डाउट बाकी पूरे वेस्ट को हो रहा। तो दिलचस्प बात यह है कि अब वेस्ट और मिडिल ईस्ट, खासतौर पर ईरान जो है उनके बीच तनातनी होने वाली। एक नया सिचुएशन जो है वो आपने देखा कि कतर के ऊपर जो अटैक हुआ इजराइल का, आनंद, हाँ। उसके बाद से बहुत सारे मतलब अरब और मुस्लिम मुल्क एक हो गए। बिल्कुल। ईरान भी यहाँ पर मौजूद था, पाकिस्तान भी मौजूद था। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने यहाँ ईरान का समर्थन किया है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने वहाँ कतर का समर्थन किया है। बिल्कुल। पाकिस्तान भी यहाँ पर एक तो चर्चा में आ जाता है, यहाँ पर उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर उसके वोट की वैल्यू बढ़ती है। दूसरी तरफ कि वेस्ट जो है, मतलब यूरोपियन देश या अमेरिका और ये सारी चीज़ें मिला ले, इन सबको मिला लो, और इधर आप देख लो मिडिल ईस्ट, तो मिडिल ईस्ट अब एक होता नजर आ रहा है। मतलब पहले अलग अलग था, तो अब सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल होने वाली है, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी जो अरब जो समिट बैठी थी, जो बैठक हुई थी अरब देशों की, जो 50 से ज़्यादा देश बैठक किए थे, उसमें ईरान शामिल हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि कतर पर हमला हुआ है। और अभी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ईरान के समर्थन में अगर वोट किया है, तो इससे ये साफ नज़र आता है। क्योंकि पाकिस्तान भले अमेरिका का कितना भी पक्षधर हो, लेकिन जब 50 मुस्लिम देश एक साथ बैठते हैं ना, तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं उधर झुकना ही मुस्लिम उम्मा की बात आ जाती है। दरअसल मुस्लिम उम्मा की बिल्कुल। और रह गई बात ईरान और कतर की ना, तो क्योंकि कतर भी अब समझ गया, क्योंकि कतर आप जानते हैं कि कतर में अमेरिकी एयरबेस है, और अमेरिका जो है कि कतर को छोड़ना नहीं चाहेगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि
पूरे मिडिल ईस्ट को वहाँ से वो एक तरीके से मॉनिटरिंग करता है कि कौन से देश क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कतर एक ऐसा जगह है यूएस के लिए जहाँ पर चाहे इजराइल हो, समर्थन की बात करना हो, चाहे इजराइल को जो भी समर्थन मिलते हैं कतर के माध्यम से भी मिलते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका वहां पर एक अपना पैड बना करके रखा हुआ है। दूसरी ये बात माना जाता है कि अमेरिका लेड गवर्नमेंट है। हाँ, एक चीज़ और है, देखिए दो चीज़ें आई हैं। एक तो 27 सितंबर की तारीख आ गई है। ये मैं आपको बता दूं कि ये E3 देश जो हैं इन्होंने 27 सितंबर तक का एक वक्त दिया। इस बीच यूएन असेंबली होगी, इस बीच अगर कुछ बात बन पाती है तो बन पाती है और नहीं बन पाती और आसार इसके कम नजर आ। एक बात। दूसरी तरफ एक चीज़ और जुड़ी हुई मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको दे दूं कि इमानुएल मैक्रोन जो है उनकी तरफ से एक बयान आ गया है। उन्होंने कह दिया है कि हम मंडे मतलब सोमवार के दिन हम फिलिस्तीन को मान्यता देने का काम कर रहे हैं। ये एक नया गेम चल रहा है। मतलब एक तरफ फ्रांस जो है वो ईरान से लड़ भी रहा है, वो कह रहा है कि आप वो मत बनाइए आप, और आप हर हाल में समर्थन कीजिए, आईएए को समर्थन देना पड़ेगा, उसको सहयोग देना पड़ेगा, इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा, तमाम चीज़ें। और दूसरी तरफ फिलिस्तीन को वो समर्थन भी दे रहा है और कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मतलब एक नया गेम है। और इसमें अभी तक यूएस गेम खेलता था, ऐसा एक फ्रांस का नया गेम। फ्रांस अब E3 इतना एक्टिव क्यों हो गया है? दरअसल क्या है कि अमेरिका जब से रूस यूक्रेन वाले युद्ध में अकेले मतलब बातचीत कर रहा है, उसमें यूरोपीय देश को नहीं जोड़ रहा है, तो E3 को ये लग रहा है ना कि क्योंकि ऐसा नहीं है फ्रांस हो या फिर ब्रिटेन हो, पैसा उनका भी लग रहा है उस युद्ध में, यूक्रेन को पूरा फुल सपोर्ट वो लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि अब ये लोग भी अपनी मजबूती दिखा रहे हैं कि भाई मेरा भी कुछ अस्तित्व है। फोकस जो है वो अमेरिका के ऊपर पूरा ना चले जाए, चर्चा हमारी भी होती रहे और हम भी प्रासंगिकता बेसिकली प्रासंगिकता में बने रहने के लिए भी सारी चीजें हो रही हैं। और आप ये भी समझिए क्योंकि ब्रिटेन में भी और फ्रांस में भी वहाँ पर भी आंदोलन हो रहे हैं सरकार के खिलाफ, ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। अभी आपातकाल जैसी स्थिति भी पैदा हो गई थी 24 घंटे के लिए, तो कहीं ना कहीं वो लोग देश भी परेशान है, लेकिन उनको एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर अपने देश को अपनी वैल्यू बनानी है, अपनी वैल्यू साबित करनी है कि हमारी वैल्यू क्या है। कुल मिलाकर हमने चीज़ों को समझा कि क्या स्थिति ईरान के साथ हुई है और ये बिल्कुल तनाव जैसी स्थिति बन गई है। आप ये समझ लीजिए कि तनाव की स्थिति बन गई है। अब ईरान इस बीच आप समझिए कि ये यूएन 27 तारीख के बीच या 27 तारीख के बाद ईरान क्या कुछ बड़ा करने वाला है? क्योंकि एक मिसाइल तो हवा में देखी गई बीते दिनों, ये बड़ा चर्चा में है, लेकिन ईरान इसके अलावा भी कुछ बड़ा कर सकता है क्योंकि बाकी साथियों का पूरा साथ मिल रहा है ईरान को और कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहा है, इंटरनली काम कर रहा है, जो कि पहले से तय हो चुका है। इशारों में समझिए बातों को, ज़्यादा अभी बोलना मुमकिन नहीं क्योंकि चीज़ें जो हैं वो खुलकर बहुत जल्दी दुनिया के सामने आने वाली हैं। लेकिन ईरान के ऊपर ये काम नहीं कर रहा है जिस तरीके से E3 जो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान ने पहले से अपने पत्ते जो हैं वो सेट करके रखे हुए। कुल मिलाकर ग्लोबल अड्डा में इतना ही। चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। कैसी लगी चर्चा ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।